Hello students, I hope you all are fine at your places. So students, now in this video we will start our chapter number 3 of practical. तो आपका चैप्टर नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिकल का नेम क्या है? गवर्नमेंट्स ई गवर्नेंस इनिशिएशंस। कि गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस की फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या इनिशिएशंस लिए हैं। तो इस वीडियो में हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ इनिशिएशंस गिवन है लाइक ई दिशा, डिजी लॉकर, पीएम इंडिया एंड भीम ऐप। सो हेयर आर द गवर्नमेंट्स ई गवर्नेंस इनिशिएशंस। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। Now next we move on the next slide. Firstly students हम पढ़ेंगे कि what do you mean by ई दिशा। तो देखिए जो ई दिशा है आप उसे समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक दिशा के नाम से। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ स्टार्टेड नंबर ऑफ ई सर्विसेज टू द सिटीजन अंडर वन रूफ कॉल्ड ई दिशा केंद्र इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो स्टूडेंट्स जो ई दिशा है ये क्या है, एक तरह से हमें क्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दी गई है टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो देखिए अब यहाँ क्या लिखा है कि जो गवर्नमेंट है हरियाणा की, तो स्टूडेंट्स जो ई दिशा है वो सिर्फ हरियाणा में ही है और कहीं नहीं है। जो गवर्नमेंट है हरियाणा की उन्होंने काफ़ी ई सर्विसेज की शुरुआत की है कि ताकि जो हम सिटीजन्स हैं उन्हें ई गवर्नेंस की फैसिलिटी मिल सके अंडर वन रूफ, जिसे आप कहेंगे कॉल्ड ई दिशा। और ई दिशा केंद्र हर एक हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है कि जहाँ जाकर अपने जो कस्टमर्स हैं, जो हम सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो ई दिशा फैसिलिटी का यूज़ कर सकें। ऑल दीज सर्विसेज आर स्ट्रिक्टली फॉर सिटीज़न ऑफ हरियाणा। तो ये हरियाणा के सिटीजन्स के लिए ही है। ई दिशा सर्विसेज में अब क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक वेरियस काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स इशुएंस। स्टूडेंट्स जैसे हमें कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना है तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ई दिशा का यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, या चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, या चाहे आपको आधार कार्ड बनवाना हो, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, तो आप किसका यूज़ करेंगे, ई दिशा का। तो आगे भी मैंने यहाँ लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, व्हीकल registration related services, arm licensee related services and social welfare schemes and application acceptance services। तो इसके थ्रू जो हरियाणा के सिटीजन्स हैं वो अपनी हर एक नीड को पूरा कर सकते हैं, जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए, ओनली बाय यूजिंग ई दिशा, जो कि ई गवर्नेंस के अंडर आता है। नाउ नेक्स्ट we will move on next slide, objectives of project। अब स्टूडेंट्स क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के। तो देखिए कुछ यहाँ प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कि ई दिशा हरियाणा के सिटीजन्स के लिए क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट इज़ टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि हरियाणा के सिटीजन्स को यहाँ वेट नहीं करवाया जाता, आपको प्रॉपर सर्विसेज प्रॉपर टाइम पे मिल जाती हैं बाय यूजिंग ई दिशा। सेकंड इज़ सिटीज़न फ्रेंडली इन्वायरमेंट। और हरियाणा के सिटीजन्स के लिए बहुत ही एक जो इन्वायरमेंट होता है वो एक फ्रेंडली बन जाता है और आप इजीली अवेल कर सकते हो इस फैसिलिटी को अंडर ई दिशा। थर्ड इज़ क्रिएशन ऑफ नॉलेज बेस्ड जॉब्स इन द डिस्ट्रिक्ट। और आपको जॉब्स के रिगार्डिंग भी इसके थ्रू आपको नॉलेज मिलती रहती है कि हमारे कंट्री में और हमारे स्टेट में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक ज़िले में ऐसे कौन कौन सी जॉब्स हैं जो अवेलेबल
हो रही हैं, तो सिटीजन्स को उसके थ्रू भी नॉलेज मिल सकती है रिगार्डिंग द जॉब्स। फोर्थ इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी बाय रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बाय डिपार्टमेंट्स। और जो हमें ई दिशा के अंडर सर्विसेज मिल रही हैं उसकी भी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग द बैक ऑफिस ऑपरेशंस फॉर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और हमें ई दिशा के थ्रू हरियाणा के सिटीजन्स को हर एक इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आसानी से इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ क्विक रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवियंसेस। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के अंडर ये है कि हरियाणा के जो सिटीजन्स हैं, अगर उनको कोई भी डाउट्स हैं और कोई भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू उनके जो डाउट्स और क्वेरीज़ हैं वो ईज़िली रिमूव हो जाती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग ई दिशा। तो एक तरह से ये हरियाणा की हमारे लिए सेवा है, ई सेवा भी इसे जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ई सेवा। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड, कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। सो स्टूडेंट्स हम इसमें भी कंपैरिजन देखेंगे कि पहले सिस्टम कैसे होता था कि जब वहाँ पेपर वर्क होता था, बट आज का सिस्टम कैसा है जब यहाँ सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेडिशनल गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है अंडर ट्रेडिशनल गवर्नेंस, करप्शन एट पीक। स्टूडेंट्स जब गवर्नेंस पहले होता था तो उस टाइम करप्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। सेकेंड इज़ डिसकर्टियस डीलिंग पर्सोनल। जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हम लोगों के साथ डील करते थे तो उनका बिहेवियर बहुत ही बुरा हुआ करता था और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी और ना ही हमारे कोई सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर हो पाते थे। थर्ड इज़ हैबिचुअल एब्सेंटिज़म। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, जितने भी वहाँ एम्प्लॉयज़ रिक्रूट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एब्सेंट ही रहते थे और प्रॉब्लम्स लोगों की वहीं पर ही रहती थी। फोर्थ पॉइंट इज़ लॉन्ग क्वीज़, और लंबी लंबी लाइनें लगती थी जब गवर्नेंस पहले किया जाता था। देन इनएफिशिएंट वर्किंग। तो स्टूडेंट्स जब वहाँ पर आपको स्टाफ ही नहीं मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, तो जो वर्किंग भी क्या होगी, इनएफिशिएंट होगी और कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते थे और कस्टमर्स क्या होते थे, डिससेटिस्फाइड रहते थे। तो ये देखिए जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस की यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे, इतनी सारी लिमिटेशंस थी, तो तभी ई गवर्नेंस फैसिलिटी का हरियाणा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। तो अब देखिए ई गवर्नेंस के क्या फ़ायदे थे। फर्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंसी। हर एक इन्फॉर्मेशन हम सिटीजन्स के सामने डिस्क्लोज़ रहती है, कुछ भी सीक्रेट मेंटेन नहीं किया जाता, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। हमारी जो कॉस्ट है और जो हमारा टाइम है वो भी सेव होता था। सिंगल विंडो क्लियरेंस और रिडक्शन इन करप्शन भी बहुत हद तक रिमूव हो चुका है। देन प्रोसीजर बहुत ही सिंप्लीफाई इसमें रहता है कि आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हरियाणा के जो सिटीजन्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देन एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। और हमें सिटीजन्स को इम्पोर्टेंस अब दी जाती है कि ताकि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। तो देखा जाए तो जो ई गवर्नेंस है वो हरियाणा के सिटीजन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ई गवर्नेंस पोर्टल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अब कौन कौन से ऐसे पोर्टल्स हैं जो हर एक स्टेट्स में अवेलेबल हैं।
सो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी जब EDI का चैप्टर किया था उसमें भी हमें इन्हें ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट्स को पढ़ा था। तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट नेम है जो अदर स्टेट ने लॉन्च किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट इज़ एट योर सर्विस, और मी सेवा किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। संपर्क किसने किया है? पंजाब ने। वराना किसने किया है? महाराष्ट्र। स्मार्ट गवर्नमेंट किसने किया है? आंध्र प्रदेश। भूमि किसने किया है? कर्नाटका। एंड ज्ञान दूत हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मध्य प्रदेश। तो ये कुछ ई गवर्नेंस पोर्टल्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में लागू किए गए हैं कि स्टेट जो अपने सिटीजन्स की हेल्प कर सके। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आगे स्टूडेंट्स देखिए क्या है एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। अब एडवांटेजेस क्या हैं ई गवर्नेंस के? फर्स्ट, हमने पढ़ा ही हुआ है, हमें टाइम बाउंड सर्विसेज मिलती हैं और हमें टाइमली ईच एंड एवरी सर्विस हमें अवेल होती है। सेकंड इज़ एलिमिनेशन ऑफ करप्शन एंड मिडल मैन फ्रॉम द प्रोसेस। तो जितना भी करप्शन था पहले और जितने भी मिडल मैन इन्वॉल्व थे, जो एजेंट्स इन्वॉल्व थे, वो इस प्रोसेस से पूरी तरह एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा अब ई गवर्नेंस के थ्रू सारा काम हमारे अपने डिवाइसेस पे ही होता है और हम अपने डिवाइसेस के थ्रू ही सभी काम को कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज एट सिंगल प्लेस। अब बहुत सारी सर्विसेज हमें एक सिंगल प्लेस पे ही मिल रही हैं, वो भी मल्टीपल चैनल्स पे। फोर्थ पॉइंट इज़ एट द पीक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्विसेज काउंटर्स कैन बी एक्सटेंडेड एज पर द क्राउड। एट द पीक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्विसेज, स्टूडेंट्स जब जो सर्विसेज गवर्नमेंट जब देती है तो जो हमारे काउंटर्स हैं उसे भी एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको पता ही है कि इंडिया में हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसी पॉपुलेशन के कारण हमारे जो क्राउड भी बहुत रहता है, तो इसलिए काउंटर्स को भी एक्सटेंड किया गया है कि ताकि कि लॉन्ग क्वीज़ में आपको खड़ा होना ना पड़े और आपका सारा काम थ्रू ई गवर्नेंस ही कंडक्ट हो जाए। So the last point of advantages of e-governance is helping in improving the financial health of district। और इससे जो हमारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या अदर स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हैं। So these are the advantages of e-governance। Now we will move on next slide। Challenges to e-दिशा। अब क्या चैलेंजेस हैं? जब ई-दिशा को इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम क्या चैलेंजेस सामने आए? First is cost, literacy and lack of infrastructure, security and privacy of personal and financial data are other constraints that hamper e-governance efforts। So students, first point में ये बताया गया है कि जब e-governance efforts लगाए गए, e-governance की फैसिलिटीज़ को अप्लाई करने के एफ़र्ट्स लगाए गए, तो उस टाइम पे सबसे बड़े चैलेंजेस यही थे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगनी थी इस चीज़ पे और पर्सन्स भी आपको पढ़े लिखे चाहिए थे, लिटरेट पॉपुलेशन उस टाइम चाहिए थी, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुई और सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी मेंटेन करनी थी। तो ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट्स आए सामने कि जो हमारे ई गवर्नेंस एफर्ट्स को हैम्पर कर रहे थे, बट इन सबको रिमूव करके ई दिशा को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड इज़ ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया हैव गेन्ड मोमेंटम इन द पास्ट डिकेड बट सिटीजन पार्टिसिपेशन इज़ मिसिंग इन दिस सेक्टर। कि जो ई गवर्नेंस जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे इंडिया में वो बहुत पहले से लिए गए हैं, बहुत पहले से इंट्रोड्यूस्ड हैं, बट आज भी जो हमारी पार्टिसिपेशन है, जो सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन है, वो अभी भी मिसिंग है काफ़ी सेक्टर्स में। थर्ड इज़ प्रॉब्लम ऑफ सिटीज़न एक्सेस टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज सच एज इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता ही है, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी आप किसी भी साइट पर नहीं जा सकते, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। देन फोर्थ इज़ लैंग्वेज बैरियर।
अब कुछ लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी अराइज होते हैं, तो ये भी चैलेंज था ई गवर्नेंस में। तो कुछ ऐसे भी चैलेंजेस थे जो सामने आए जब ई दिशा इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इन चैलेंजेस को रिमूव करके आज ई दिशा बहुत अच्छी तरह रन कर रहा है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ डिजिटल लॉकर। अब ये हमने फर्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव पर क्या पढ़ा है, हमने फर्स्ट इनिशिएटिव क्या पढ़ा, ई दिशा, और अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिजिटल लॉकर। अब ये क्या होता है डिजिटल लॉकर, हम पढ़ते हैं। डिजिटल लॉकर इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन अ डिजिटल वे, दस एलिमिनेटिंग द यूज़ ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स, एक जो डिजिटल लॉकर है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट्स हैं या जितने भी आपके पास अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं, आप उसे इशू कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो, कि ताकि आपको जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स का जो यूज़ है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए। तो इसका यूज़ ये था डिजिटल लॉकर का। देखिए आगे क्या लिखा है, डिजिटल लॉकर इज़ इन इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया। तो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये दावा किया था कि, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो इंडिया को क्या बनाएंगे, डिजिटल, तो उसी के अंडर एक जो डिजी लॉकर है एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसका एम ये था कि जितने भी फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका यूसेज को एलिमिनेट किया जाएगा, पेपर वर्क को एलिमिनेट किया जाएगा, और जितने भी हमारे ई सर्टिफिकेट्स हैं वो इस डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई हो पाएंगे अक्रॉस गवर्नमेंट एजेंसीज। सो इंडियन सिटीजन्स हु साइन अप फॉर अ डिजिटल लॉकर अकाउंट इज़ लिंक टू देयर आधार नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए हमारे पास एक डिजी लॉकर का अकाउंट प्रिपेयर होना चाहिए, और एक ऐसा अकाउंट जो आपके आधार नंबर से लिंक होगा। So this is the meaning of digital locker. Next slide. अब स्टूडेंट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल लॉकर। अब फर्स्ट पॉइंट है, डिजिटल लॉकर मेक्स इट ईजियर टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज दे आर इशूड डायरेक्टली बाय द रजिस्टर्ड इशूअर्स। तो जो डिजिटल लॉकर है वो आपके काम को इतना ईजी बना देता है कि जो उसमें डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू है वो बहुत अच्छी तरह से वैलिडेट हो जाती है। सेकेंड इज सेल्फ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिजिटली साइंड यूजिंग ई साइन फैसिलिटी। और स्टूडेंट्स, हम ही सिटीजन्स हैं कि पहले जब हमारा डिजिटल लॉकर हम अकाउंट बनाएंगे उसके बाद हम ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोडेड करेंगे कि जो हमारे ई साइन फैसिलिटी से डिजिटली साइंड होंगे। Then third point is citizens can access their digital documents anytime, anywhere and share it online. तो देखिए नीचे पॉइंट आ गया है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसे आसानी से किसी भी टाइम पर जो सिटीजन्स हैं उसे कहीं भी और कैसे भी ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ इट रिड्यूसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं क्योंकि पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है, और आप जो डिजी लॉकर है वो उसे आप ऑनलाइन उसका यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे, like meaning of DigiLocker and about e-दिशा। सो आगे के जो चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।